हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं डिस्कस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि मानव जनन के ऊपर। और ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस तरीके के वीडियोस बहुत सारे आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इन वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए। डेफिनेटली आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, क्योंकि देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है और प्रश्नों को करना अलग चीज़ है ना। तो थ्योरी तो आप पढ़ते ही हैं, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ क्वेश्चंस ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म अकर्स इन इट्स। आप ये तो जानते हैं कि स्पर्म के 4 भाग होते हैं, हेड, फिर नेक, फिर एक होता है मिडिल पीस और एक होती है टेल। इस तरीके से आप जानते हैं ना, स्पर्म का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अब वो पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म अकर्स इन इट्स। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होते हैं? तो ये तो हो गया हेड, ये वाला भाग हो गया नेक, ये वाला भाग हो गया मिडिल पीस, राइट, और ये वाला जो भाग है ये हो गया टेल। तो जो मिडिल पीस वाला भाग है, आप जानते होंगे, उसमें मिडिल पीस वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल प्रेजेंट होता है इस तरीके से, है ना। ये क्या चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल किस में मिलता है? मिडिल पीस के अंदर मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल किस में मिलेगा? मिडिल पीस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म अकर्स इन इट्स, एक शुक्राणु में सूत्र कणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाई जाती है? तो ऑफकोर्स मध्य भाग के अंदर, मिडिल पीस के अंदर। साफ है कि मिडिल पीस के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ग्राफीन पुटिकाओं में पाया जाता है। आप ये तो जानते हो कि ग्राफीन फॉलिकल ओवरी के अंदर मिलती है। तो अब वो पूछ रहा है कि ग्राफीन फॉलिकल्स कंटेन, ग्राफीन फॉलिकल में क्या है? ग्राफीन फॉलिकल कंटेन उगोनियल सेल। क्या ग्राफीन फॉलिकल के अंदर उगोनिया कोशिकाएं होती है? नो। कॉर्पस एल्बिकेंस होता है? नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम तो ग्राफीन फॉलिकल से बनता है, राइट। वो तो पूछ रहा है ग्राफीन फॉलिकल में पाया जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं होगा। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, यस। बाह्य प्रावरक और अंतर प्रावरक, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ग्राफीन फॉलिकल बना के बता देता हूँ। ग्राफीन फॉलिकल यहाँ पर मैं बना देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि ग्राफीन फॉलिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, राइट। ये देखिएगा, तो ग्राफीन फॉलिकल के अंदर क्या क्या है भैया? सबसे बाहर की तरफ होता है थीका एक्सटर्ना, इसके अंदर की तरफ होता है थीका इंटरना। ठीक है, यहाँ पर है सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर है जोना पेलुसिडा, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है ये, और ये है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, और यहाँ पर जो है वो एंट्रम कैविटी है। ये कौन सी है भाई? एंट्रम कैविटी है। तो बस वही तो पूछ रहा है, ग्राफीन फॉलिकल कंटेन। तो ग्राफीन फॉलिकल में एक बात बताओ, क्या थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना नहीं है क्या? है ना। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना पाई जाती है। तो सेकंड का जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। देखिए, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर सटीक तभी निकलेगा जब आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट मालूम होगा। तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लाई कर रहा है वो आपको आना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट आएगा तो ही आप चीज़ों को कर पाएंगे। नेक्स्ट, ग्राफीन पुट्टिका से द्वितीय कंडे का निष्कासन कहलाता है। देखिए, ग्राफीन फॉलिकल अभी जस्ट अपने बताया, राइट, अभी जस्ट बताया कि ग्राफीन फॉलिकल कैसी होती है। ये अभी अपने ग्राफीन फॉलिकल पढ़ा, ठीक है ना। तो ग्राफीन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है?
सेकेंडरी oocyte है। तो ग्राफिन पुट्टिका से द्वितीय कंडक का निष्कासन, ये क्या है, द्वितीय कंडक है, द्वितीय कंडक। तो जब ग्राफिन फॉलिकल फटेगी, मान लीजिए ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गई, ग्राफिन फॉलिकल मान लीजिए ये रप्चर हो गई, तो जो बाहर निकलेगी रचना वो क्या निकलेगी, सेकेंडरी oocyte। जो रचना बाहर निकलेगी वो कौन सी होगी, सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफिन पुट्टिका से द्वितीय कंडक का निष्कासन कहलाता है द डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल इज कॉल्ड oogenesis, नहीं। एबॉर्शन, नहीं। गर्भपात भी नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन, नहीं। डिस्चार्ज जो हुआ है सेकेंडरी oocyte, ग्राफिन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकली है, ग्राफिन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकला है, इस प्रोसेस को अपने क्या कह देते हैं दोस्तों, ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कह देते हैं। ओव्यूलेशन या क्या कह देते हैं, अंडोत्सर्ग। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। स्तनियों की कॉर्पस ल्यूटियम उत्पन्न करती है। द मेमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। देखो पहले ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, नहीं, एस्ट्रोजन नहीं बनाता है। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, नो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी नहीं। वो पूछ रहा है मेमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस, मतलब कि स्तनियों की जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो स्तनियों की कॉर्पस ल्यूटियम क्या उत्पन्न करती है। तो हमेशा याद रखो कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है। द जर्म सेल्स यानी कि गेमिट्स, राइट। वो पूछ रहा है कशेरुकियों के जननों में जनन कोशिकाएं यानी कि युग्मक किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कशेरुकियों के जननों में क्या पूछ रहा है वो, कशेरुकियों के जननों में जनन कोशिकाएं यानी कि युग्मक, जनन कोशिकाएं यानी कि युग्मक किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। तो गोनैड्स के अंदर, जननों के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों से बनते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों से बनते हैं। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों से। यहाँ पर वो पूछ रहा है केवल समसूत्री विभाजन से, नो। केवल अर्धसूत्री विभाजन, केवल मियोसिस से, नो। बोथ माइटोसिस मियोसिस, हाँ। आपने सभी ने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा होगा, शुक्र जनन की और अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ी होगी। तो हमेशा शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणु बनते हैं, अंड जनन की प्रक्रिया के अंदर अंडाणु बनते हैं, ठीक है ना। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से स्पर्म और ओवम बनते हैं, और स्पर्म और ओवम बनाने के अंदर माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, समसूत्री विभाजन भी होता है और सूत्री विभाजन भी होता है। और बिना कोशिका विभाजन के परिपक्वन कर रहा, नो। तो फिफ्थ का आंसर जस्टिफाइड है। फिफ्थ का आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान सही सीक्वेंस क्या है। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन की क्रिया के दौरान मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनती है, नंबर 2 के ऊपर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, नंबर 3 के ऊपर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर नंबर 4 के ऊपर स्पर्मेटिड बनते हैं, और लास्ट में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब अपने देख लेते हैं कि क्या क्या बनता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होना चाहिए, ठीक है। फिर स्पर्मेटोसाइट्स मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया गलत, पहला नहीं होगा कभी भी। पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनती है, फिर उसके बाद में स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर भी ये कह रहा है स्पर्मेटोसाइट, नो। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ, नो। हमेशा याद रखो सबसे पहले शुक्राणुजन कोशिकाएं बनती है, फिर शुक्राणु कोशिकाएं बनती है, फिर शुक्राणु प्रसु बनते हैं और फिर शुक्राणु बनते हैं। करेक्ट, सेकंड वाला क्लियर है। पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं दोस्तों, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। सेकंड वाला आंसर सबसे सटीक है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म इज लोकेटेड इन, जेनेटिक मटेरियल स्पर्म का कहाँ पर होता है। तो आप जो सब जानते हैं कि स्पर्म के 4 भाग होते हैं, ठीक है। ये स्पर्म के 4 भाग है, ये स्पर्म के 4 भाग है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये हेड है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है और ये क्या है, टेल है।
तो पूछ रहा है कि शुक्राणु का आनुवंशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है। तो शुक्राणु का ये क्या चीज़ है भैया, हेड है, सिर है। इसके अंदर ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो शुक्राणु का वास्तविक आनुवंशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है, सिर में, मध्य खंड में, एक्रोसोम में या पूंछ में। तो मध्य खंड में भी नहीं, एक्रोसोम में भी नहीं, पूंछ में भी नहीं, किस में होगा, हेड के अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म इज लोकेटेड इन इट्स हेड रीजन। हमेशा याद रखना हेड रीजन में होगा, क्योंकि हेड रीजन के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। सातवें का आंसर क्लियर, जस्टिफाइड। चलो, स्तनियों के शुक्राणु के मध्य खंड में उपस्थित संरचना, मिडिल पीस ऑफ मेमिलियन स्पर्म कंटेन्स। मिडिल पीस ऑफ मेमिलियन स्पर्म कंटेन्स, ये क्वेश्चन कई बच्चे गलत कर देते हैं। एग्जाम के अंदर भी कई बार इसमें कंफ्यूजन रहा है और सरकार को इसमें बोनस अंक देने पड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। स्तनियों के शुक्राणु के मध्य खंड में उपस्थित संरचना, चलो एक काम करते हैं, ये शुक्राणु बना लेते हैं, ठीक है, ये शुक्राणु बना लेते हैं। आपको मालूम है ये टेल है, ये मिडिल पीस है, ये नेक है और ये हेड है, ठीक है। ये स्पर्म इस तरीके का नजर आता है आपको, ठीक है, ये स्पर्म है। अब शुक्राणु के मध्य खंड में उपस्थित संरचना, मध्य खंड में, तो मध्य खंड के अंदर तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है। और कई लोग ये लिख देते हैं कि सेंट्रियोल भी मिडिल पीस में होता है, गलत है। नेक जो होती है उसमें सेंट्रियोल होते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स वो मिडिल पीस में थोड़ी होते हैं, सेंट्रियोल्स हमेशा नेक के अंदर होते हैं। शुक्राणु के 4 भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये कह देना कि सेंट्रियोल मिडिल पीस में होते हैं, गलत है। कई बच्चे गलतियां कर देते हैं। मिडिल पीस में क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, नो। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नहीं। सेंट्रियोल्स और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नहीं। केवल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हाँ। मैंने अक्सर देखा है कई सारी बुक्स के अंदर और ये बता रखा है कि मिडिल पीस के अंदर जो है वो सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं, गलत है। मिडिल पीस के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते हैं, सेंट्रियोल तो नेक के अंदर होते हैं, मिडिल पीस के अंदर केवल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए हम सूत्रकणिका के ऊपर टिक करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर टिक करेंगे। 8th का आंसर 4th होना चाहिए, 8th का आंसर 3rd नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लाइटिक एंजाइम्स रिलीज बाय स्पर्म, एंजाइम्स के द्वारा कौन से लाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्म के टिप के ऊपर, स्पर्म के टिप के ऊपर एक्रोसोम होता है और वो जो एक्रोसोम होता है वो स्पर्म लाइसेंस रिलीज करता है। और स्पर्म लाइसेंस के अंदर हाइलोयूरोनिडेज और एक्रोसिन महत्वपूर्ण होते हैं। क्या कहा मैंने, हाइलोयूरोनिडेज और एक्रोसिन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो पूछा एक शुक्राणु द्वारा स्त्रावित लयनकारी एंजाइम कौन से हैं। द लाइटिक एंजाइम्स, जो कि अंड झिल्लियों को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, इसलिए लयनकारी एंजाइम्स कहते हैं उनको। लाइटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, एसिड फॉस्फेटेज, राइट, लाइगेज, राइट। ये एसिड फॉस्फेटेज होना चाहिए भाई यहाँ पर, ये जो है ना, ये यहाँ पर एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। तो क्या एसिड फॉस्फेटेज होता है क्या, क्या एसिड फॉस्फेटेज होता है क्या लाइटिक एंजाइम्स। अपन ने कभी नहीं सुना कि कोई स्पर्म के द्वारा कोई एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम रिलीज होता है। लाइगेज, ये भी रिलीज नहीं होता है। एंड्रोगेमोन, नो। हाइलोयूरोनिडेज, यस। मैंने कहा ना आपको कि स्पर्म के हेड के ऊपर प्रेजेंट एक्रोसोम के द्वारा हाइलोयूरोनिडेज और एक्रोसिन स्त्रावित होता है। तो अपने पास में एक्रोसिन तो है नहीं, हाइलोयूरोनिडेज जरूर दे रखा है। तो अपने 4th वाला जो है वो ऑप्ट करेंगे कि हाइलोयूरोनिडेज रिलीज होता है। नेक्स्ट, एक्रोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्म के हेड के ऊपर, ये स्पर्म है और ये उसका हेड रीजन है। तो स्पर्म के हेड के ऊपर एक्रोसोम होता है। तो वो पूछ रहा है कि एक्रोसोम व्युत्पन्न होता है, एक्रोसोम किससे डिराइव होता है। तो हमेशा याद रखना कि स्पर्म की टिप के ऊपर मिलने वाला जो एक्रोसोम है, स्पर्म की टिप के ऊपर मिलने वाला जो एक्रोसोम है उसको हमेशा गोल्जी बॉडी बनाता है ना। तो एक्रोसोम इज डिराइव फ्रॉम गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम को डिराइव करने वाला कौन है, गोल्जी बॉडी। न तो माइटोकॉन्ड्रिया, न राइबोसोम और न ही सेंट्रियोल से वो डिराइव होता है। एक्रोसोम फैसिलिटेट्स द स्पर्म टू
एक्रोसोम क्या मदद करता है? एक्रोसोम शुक्राणु को किस में सहायता करता है कि वो अंडे झिल्ली को भेद दे ताकि स्पर्म जो है वो ओवम में एंटर कर जाए, है ना। तो एक अंडाणु को खोजने में, नो, तैरने में मदद करता है, उच्च सक्रियता अर्जित करने में, एक्वायर हायर एक्टिविटी, या पेनिट्रेट मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। तो ये ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है ना, है ना, उसको पेनिट्रेट करने के अंदर ये जो स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम है वो मदद करता है, ठीक है। तो एक्रोसोम फैसिलिटेट द स्पर्म टू पेनिट्रेट मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, एक अंडाणु की कला को भेदने में मदद करता है। एक अंडाणु की कला को भेदने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो एक्रोसोम हमेशा इसमें मदद करता है कि स्पर्म जो है वो एंटर कर पाए ओवम के अंदर मेम्ब्रेन को तोड़कर। हाउ मेनी एग्स विल बी फॉर्म फ्रॉम 100 प्राइमरी oocyte? प्राथमिक oocyte से कितने 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडे बनेंगे? तो हमेशा याद रखो, एक प्राइमरी oocyte से, बस एक चीज याद रखो, एक प्राइमरी oocyte से एक एग बनता है, मतलब एक ओवम बनता है, एक एग बनता है। तो आपको क्या पूछा है? 100 प्राइमरी oocyte। तो आपसे क्वेश्चन क्या था? 100 प्राइमरी oocyte, 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडे बनेंगे? तो एक से एक बन रहा है, तो 100 से कितने एग बनेंगे? 100, वेरी सिंपल, 100 बनेंगे। तो आंसर क्या हो गया? 100। तो 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडे निर्मित होंगे? तो 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडे निर्मित होंगे? तो 100 प्राथमिक oocyte से 100 अंडे निर्मित होंगे। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? 100। नेक्स्ट, एंट्रम तरल से भरी हुई गुहा है। एंट्रम कैविटी कहाँ मिलती है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफिन फॉलिकल पढ़ाया था, और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर मैंने ये डायग्राम बनाया था, और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्राफिन फॉलिकल के अंदर एक कैविटी होती है जिसको कि अपने एंट्रम कैविटी कहते हैं। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर एक कैविटी होती है जिसको कि हम लोग एंट्रम कैविटी कहते हैं। तो एंट्रम तरल से भरी हुई गुहा है अंडाशय की, नो, ब्लास्टुला की, नो, गेस्टुला की, नहीं, ग्राफिन फॉलिकल की, यस। सामने दिख रहा है कि एंट्रम कैविटी जो है दोस्तों वो ग्राफिन फॉलिकल में पाई जाती है, और ये द्रव्य से भरी हुई एक गुहा है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम कैविटी। तो 13 का आंसर क्लियर। मैं बार बार यही कहता हूँ, आंसर के पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऊगोनियम कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या यूप्लॉइड होता है? हमेशा याद रखना है, ऊगोनियम जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। ऊगोनियम कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। ऑलवेज ऊगोनियम विल बी ऑलवेज डिप्लॉइड। जिस तरीके से स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉइड होता है, तो ऊगोनियम भी डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है, उसमें गुणसूत्र संख्या 2n होती है। नेक्स्ट, एक मानव नर में शुक्राणु में होते हैं ऑटोसोम्स तथा, मतलब एक स्पर्म में क्या क्या होंगे? एक स्पर्म की बात हो रही है, तो एक स्पर्म के अंदर ऑटोसोम होंगे। एक जो स्पर्म होता है उसके अंदर दो केस है, या तो स्पर्म के अंदर ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा, या फिर स्पर्म के अंदर ऑटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम होगा। देखो ओवम में तो क्या होता है, ऑटोसोम प्लस हमेशा ही एक्स ही होगा। स्पर्म के अंदर 50% स्पर्म्स के अंदर ऑटोसोम के अलावा एक्स क्रोमोसोम होता है, और 50% स्पर्म के अंदर वाई होता है। तो एक मानव नर में शुक्राणु में होते हैं ऑटोसोम्स तथा एक वाई क्रोमोसोम, नो, एक एक्स क्रोमोसोम, नो, एक्स तथा वाई दोनों, या तो एक्स और वाई, तो आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो इन अ ह्यूमन मेल स्पर्म कंटेन्स ऑटोसोम एंड या तो एक्स या फिर क्या होगा? वाई क्रोमोसोम। दोनों तो हो नहीं सकते हैं एक्स और वाई, तो या तो एक्स या फिर क्या होगा? वाई, या तो एक्स या फिर वाई। तो 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 4th हो जाएगा। क्लियर? चलो, जनदों में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? जनदों में मतलब क्या होता है दोस्तों? गोनेड्स के अंदर। गोनेड्स क्या होते हैं? जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज। तो वो पूछ रहा है कि गोनेड्स के अंदर, टेस्टिस और ओवरीज के अंदर कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस केवल? नहीं। केवल मियोसिस? नहीं। बोथ माइटोसिस मियोसिस? यस, एक क्वेश्चन अपन ने ऐसा और भी किया था, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं, और कह रहा है ए माइटोसिस एंड मियोसिस? नहीं। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। तो जनदों में हमेशा जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का होता है। क्लियर? नेक्स्ट,
शुक्राणु के मध्य खंड में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को घेरने वाला कोशिका द्रव्य होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको मालूम है ये तीसरी चौथी बार मैंने यहाँ पर आज के लेक्चर में बनाया है ये डायग्राम। स्पर्म का ये स्ट्रक्चर है। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर एक खास बात ये बना रहा हूँ, वो जरा देखिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि शुक्राणु के मध्य खंड में, तो मध्य खंड कौन सा है? ये वाला है, ये मिडिल पीस है मध्य खंड। तो मध्य खंड को घेरे हुए एक साइटोप्लाज्म की परत है। ये देखो, ये जो ब्लैक वाली परत मैंने बना रखी है, इस मध्य खंड को घेरे हुए जो साइटोप्लाज्म की परत है उसको हम क्या कहते हैं? मेंचेट कहते हैं। भूलना नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु के मध्य खंड में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को घेरने वाला कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? तो एक्रोसोम नो, माइक्रोसोम नो, मेंचेट। बिल्कुल साफ दिख रहा है, मेंचेट इसका आंसर होना चाहिए। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। शुक्राणु के मिडिल पीस को घेरे हुए जो कोशिका द्रव्य होता है उसको हम मेंचेट के नाम से जानते हैं। क्लियर कट यहाँ पर शो कर रखा है मेंचेट। तो ये कम लोग जानते हैं, इसको गलती नहीं करना है, ये आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मानवों में कौन सा हार्मोन रज चक्र का नियंत्रण करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रज चक्र का नियंत्रण करता है? रज चक्र बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर रज चक्र का नियंत्रण करते हैं? एलएच करता है, हाँ करता है, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, और चौथा जो है एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। तो एलएच भी करता है, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाला एलएच भी करता है, एफएसएच भी करता है, एस्ट्रोजन भी करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे सटीक जो आंसर है 18th का वो ये फोर्थ वाला होना चाहिए, क्योंकि एफएसएच भी होता है, एलएच भी कंट्रोल करता है और एस्ट्रोजन भी कंट्रोल करता है। तो मुझे लगता है 18th का इन सब से अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो फोर्थ ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो शुक्र जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा एफएसएच हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में वर्क करता है, लेकिन मेल के अंदर एफएसएच हार्मोन का लेना देना स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन एफएसएच है। न तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ना एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ना ही ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करने वाला जो हार्मोन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफएसएच होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ मैच्योर गैमेट गेट्स हाफ्ड ड्यूरिंग। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मैच्योर गैमेट गेट हाफ ड्यूरिंग। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मैच्योर गैमेट गेट्स हाफ ड्यूरिंग। युग्मक निर्माण के समय किस अवस्था में गुणसूत्र आधे रह जाते हैं? मियोसिस सेकंड के दौरान। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मैच्योर गैमेट गेट्स हाफ ड्यूरिंग मियोसिस सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, या डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मैच्योर गैमेट गेट्स हाफ्ड ड्यूरिंग। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मैच्योर गैमेट्स गेट हाफ्ड ड्यूरिंग। युग्मक निर्माण के समय किस अवस्था में गुणसूत्र आधे रह जाते हैं? आधे कब रह जाएंगे, है ना? तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मैच्योर गैमेट गेट्स हाफ्ड ड्यूरिंग। युग्मक निर्माण के समय किस अवस्था में गुणसूत्र आधे रह जाते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, डिवीजन ऑफ सेकेंडरी एंड स्पर्मेटोसाइट, या मियोसिस सेकंड। तो युग्मक निर्माण के समय किस अवस्था में गुणसूत्र आधे रह जाते हैं? तो डेफिनेटली मियोसिस सेकंड के वक्त में, मियोसिस सेकंड के वक्त में ये आधे रह जाते हैं, राइट। मियोसिस क्या कहा मैंने? मियोसिस सेकंड के वक्त में ये आधे रह जाते हैं, राइट। और फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, तो प्रथम ध्रुवकाय निर्माण के समय, प्रथम ध्रुवकाय निर्माण भी कब होगा? फर्स्ट पोलर बॉडी भी कब होगा, निर्माण कब होगा? तो मियोसिस सेकंड के वक्त में ही होगा। तो मुझे लगता है कि मियोसिस सेकंड विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी भी हो सकता था, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी के वक्त में ही मियोसिस सेकंड भी होता है ना। मियोसिस सेकंड जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी के फॉर्मेशन के वक्त में ही होता है, लेकिन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ मैच्योर गैमेट गेट हाफ्ड ड्यूरिंग, तो मियोसिस सेकंड ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ड्यू टू, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक रज चक्र के दौरान रक्तस्राव का प्रमुख कारण,
रक्तस्राव का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल गिरता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है तो रजोचक्र आता है। तो इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, नो। फॉल इन लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यस। प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ एफएसएच या कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू फॉल इन लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू फॉल इन लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के स्तर के अंदर कमी से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेंस्ट्रुएशन? निम्न हार्मोन में से कौन सा हार्मोन की रजोचक्र में कोई भूमिका नहीं होती है? देखो, रजोचक्र में एफएसएच की होती है, एलएच की भूमिका होती है, राइट, लेकिन जीएच की कहीं नहीं होती। ग्रोथ हार्मोन का लेना देना है, ग्रोथ हार्मोन का मेंस्ट्रुएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसका लेना देना नहीं है वो कौन सा हो गया? जीएच। जिसका लेना देना नहीं है वो कौन सा हो गया? जीएच हो गया। द शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन रिफर्स टू। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ना अलग अलग फेज होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज, जैसे ओव्यूलेटरी फेज और जैसे कि ल्यूटियल फेज। 4 फेज होते हैं। तो सबसे छोटा फेज यदि कोई होता है तो ओव्यूलेटरी फेज होता है, अंडोत्सर्गी प्रवस्था होती है। कहाँ पर ये अंडोत्सर्गीय प्रवस्था? क्योंकि वो केवल बहुत शॉर्ट समय के लिए होती है, 2 दिन के लिए लगभग, है ना, 14 to 16 डे तक होता है। तो ओव्यूलेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक फीमेल के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। नेक्स्ट, ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन कब होता है? मानव माधव में रजचक्र के दौरान किस प्रवस्था में अंडोत्सर्ग होता है? स्त्रावी प्रवस्था के बीच में, सेक्रेटरी फेज यानी कि ल्यूटियल फेज के बीच में, नो। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, हाँ। प्रोलिफरेटिव फेज के अंत में, प्रोलिफरेटिव फेज कब अंत होता है? 13th डे को अंत होता है और 14th डे को अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो बिल्कुल होना चाहिए प्रचुरोद्भवन प्रवस्था के अंत में, प्रचुरोद्भवन प्रवस्था, है ना, याद रखना, प्रचुरोद्भवन प्रवस्था के अंत में। प्रचुरोद्भवन का मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेटिव प्रवस्था, प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंत में, प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव अवस्था, है ना। तो हाँ, ये ठीक हो सकता है, ये हो सकता है। स्त्रावी प्रवस्था के ठीक पहले, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज। स्त्रावी प्रवस्था के अंत के ठीक पहले, स्त्रावी प्रवस्था के अंत के, स्त्रावी प्रवस्था के अंत के ठीक पहले, नो। एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, नहीं। मानव मादाओं में रजचक्र के दौरान किस प्रवस्था में अंडोत्सर्ग होता है? तो प्रचुरोद्भवन प्रवस्था के एंड में। प्रचुरोद्भवन प्रवस्था यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज कब एंड हो रहा है? 13th को एंड हो रहा है, 13th डे को, है ना, 13वें दिन। और 14वें दिन क्या हो जाता है? ओव्यूलेटरी फेज हो जाता है। तो ये वाला सही होना चाहिए। ओव्यूलेशन नॉर्मली अकर्स ड्यूरिंग, ओव्यूलेशन नॉर्मली 14वें से 16वें दिन के बीच में होता है। तो कहाँ पर है? देखो, 14वां से 16वां दिन कौन सा है? ये वाला, 14th to 16th डे। ओव्यूलेशन नॉर्मली अकर्स ड्यूरिंग 14th to 16th डे। The spermatogonia are formed due to which of the following types of cell divisions? Spermatogonia are formed due to which of the following types of cell division? स्पर्मेटोगोनिया बनाने के अंदर कौन से डिवीजन चाहिए होते हैं? तो माइटोसिस। याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया बनाने में जो सेल डिवीजन काम आता है वो केवल और केवल माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन। तो वो कह रहा है ए माइटोसिस, नो। माइटोसिस, यस। मियोसिस 1, नो। मियोसिस 2, नहीं। कोशिका विभाजन जो शुक्राणु जन कोशिकाओं को निर्मित करे, ऐसा सेल डिवीजन जो स्पर्मेटोगोनिया को बनाता है वो केवल और केवल माइटोसिस होता है। सेकंड ऑप्शन समसूत्री विभाजन बिल्कुल सही होगा। एन एंजाइम प्रेजेंट इन एन स्पर्म इज, शुक्राणु में उपस्थित एंजाइम है। शुक्राणु में कौन से शुक्राणु के अंदर या स्पर्म के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? स्पर्म लाइसेंस होते हैं। शुक्राणु के अंदर जो एक्रोसोम पार्ट होता है वो क्या रिलीज करता है? स्पर्म लाइसेंस। तो स्पर्मिन, नो। लाइसोजाइम, नो। स्पर्म लाइसिन, यस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, नहीं। तो स्पर्म लाइसेंस बिल्कुल सटीक रहेगा, स्पर्म लाइसिन आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स एट द साइट ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ह्यूमन ओवरीज। द स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स एट द साइट ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ह्यूमन ओवरी, वह संरचना जो मानव अंडाशय से अंडाणु की विमुक्ति के स्थान से विकसित होती है। तो ग्रेफिन फॉलिकल फटती है तो अंडाणु बाहर निकलता है, तो क्या डेवलप होता है? तो ऑफकोर्स कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता होगा, क्योंकि खाली ग्रेफिन फॉलिकल से तो क्या डेवलप होता है?
कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है। तो मुझे लगता है कि थर्ड आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है कि ओवम जब रिलीज होता है तो ओवम कब रिलीज होता है? ग्रेफिन फॉलिकल जब फटती है तो ग्रेफिन फॉलिकल से लास्ट में क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स एट द साइट ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, जब ओवम रिलीज होता है तो क्या स्ट्रक्चर डेवलप होता है? तो खाली ग्रेफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है। तो हमने कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर ऑप्ट किया है। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होने का क्या कारण है? तो मैंने पहले भी बताया भी, एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा इसी तरीके का क्वेश्चन भी आया था कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, याद रखना प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी नहीं आएगी, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कौन है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। निम्न में से किस हार्मोन के स्तर में गिरावट, वो पूछ रहा है किस हार्मोन के अंदर गिरावट आ जाने से मेंस्ट्रुएशन होता है? तो ऑफकोर्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंदर गिरावट आ जाने से। प्रोजेस्टेरोन जब तक बना रहेगा तब तक कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब फॉल होगा किसके अंदर? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो याद रखो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है वही सर्टोली सेल्स के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। मैं कहना चाहता हूँ FSH हार्मोन। याद रखना, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है भैया? FSH हार्मोन। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम लोग इस तरीके के वीडियोस आप लोगों के लिए पहले भी बहुत सारे लेकर आए हैं और अभी भी मैं आपके लिए बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस को लेकर आऊँगा। आप इन वीडियोस को देखते रहिए, आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। ऑलराइट, सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही।